हेलो एंड वेलकम टू स्टडी भारत यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक होगा प्राकृतिक खतरे और शमन, यानी कि नेचुरल हैजार्ड्स एंड मिटिगेशन। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं आपदा के बारे में। आपदा क्या होती है, यानी डिजास्टर क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपदा जोखिम के संभावित अवसरों को कम करने के लिए खतरे, भेद्यता और अपर्याप्त क्षमता या उपायों के संयोजन से एक परिणाम है। क्या है, अगर हम साधारण से शब्दों में इसका अर्थ जाने तो इसका मतलब होता है कि आपदा एक प्राकृतिक या मानव निर्मित जोखिम है जो कि समाज या पर्यावरण को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। एक आपदा तब होती है जब कमजोर आबादी पर एक खतरे का प्रभाव पड़ता है और वहां पर क्या होता है, नुकसान होता है, लोग हताहत होते हैं और वहां पे जो उनकी दैनिक दिनचर्या है वो अस्त व्यस्त हो जाते, तो वो तभी आपदा मानी जाएगी। यानी कि जब कोई आबादी जनसंख्या पर वहां पर बहुत ज़्यादा खतरा हो, उनको उनसे नुकसान हो और लोग हताहत हो जाए और जब वहां पर व्यवधान उत्पन्न हो जाए तो उसे तभी हम आपदा कह सकते हैं। किसी भी घटना को हम तभी आपदा कह सकते हैं। उदाहरण के लिए निर्जन रेगिस्तान में भूकंप को आपदा नहीं माना जा सकता। क्यों नहीं माना जा सकता? रेगिस्तान में भूकंप आ जाए तो उसे हम आपदा नहीं कह सकते, क्योंकि रेगिस्तान में दूर दूर तक तो लोग होते नहीं है, तो वहां पर अगर कोई घटना, प्राकृतिक घटना घटित हो रही है तो उससे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका कोई नुकसान नहीं होता, वहां पर कोई हताहत नहीं होता और वहां पर उनकी जो दैनिक दिनचर्या है वो अस्त व्यस्त नहीं होती। तो इसलिए भूकंप चाहे कितनी भी तीव्र गति से आए, रेगिस्तान में उसको आपदा नहीं माना जाएगा। भूकंप तभी विनाशकारी होता है जब यह लोगों, उनके गुणों और गतिविधियों को प्रभावित करता है। यानी भूकंप को हम तभी आपदा कह सकते हैं कि जिससे कि वहाँ पर अगर नुकसान हो गया हो, बहुत ज़्यादा वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्षति हो गई हो, वहाँ पे जो है व्यवधान आ रहे हो, आने जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हो और लोगों को जीवन भी उससे समाप्त हो गया हो, तो इस प्रकार से हम किसी भी घटना को तभी आपदा मान सकते हैं। इस प्रकार आपदा तभी होती है जब खतरे और भेद्यता मिलते हैं। यानी कि किसको हम बोल सकते हैं आपदा को? किसी भी आपदा को हम तब बोल सकते हैं, किसी भी घटना को आपदा हम तब बोल सकते हैं जबकि उसमें भेद्यता और प्राकृतिक खतरा हो। अब जानते हैं दोनों का अर्थ क्या है, भेद्यता और प्राकृतिक खतरा क्या है। चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं भेद्यता क्या है। भेद्यता को परिभाषित किया जा सकता है किस प्रकार से? किसी समुदाय, संरचना, सेवाओं या भौगोलिक क्षेत्रों को विशेष रूप से खतरे के प्रभाव से क्षतिग्रस्त होने या बाधित होने की संभावना, उनकी प्रकृति, निर्माण और निकटता खतरनाक क्षेत्रों या आपदा प्रवण क्षेत्र के कारण। तो हम किसी भी क्षेत्र को तब भेद्यता बोलेंगे, उस क्षेत्र के बारे में तब भेद्यता बोलेंगे अगर वहाँ के जो समुदाय हैं, वहाँ की जो संरचना है और प्राकृतिक जो वहाँ की स्थिति वो इस प्रकार की है कि वहाँ पर जो ज़्यादातर प्राकृतिक घटनाएं घटित होने की संभावना है। और क्या होगा, अगर प्राकृतिक घटनाएं घटेंगी तो वहाँ से जान माल की बहुत ज़्यादा हानि होगी। तो इस तरह उन क्षेत्र को हम प्राकृतिक भेद्यता बोलेंगे। नेक्स्ट क्या है, प्राकृतिक खतरा। खतरा क्या है? तो खतरा को एक खतरनाक स्थिति या घटना के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो कि खतरे या जीवन या चोट या संपत्ति या पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखता है। यानी कि वह कोई भी घटना जिससे कि जीवन को या संपत्ति को कोई भी नुकसान पहुंचे या पर्यावरण को कोई भी नुकसान पहुंचे, उसे ही हम प्राकृतिक खतरा कहेंगे। खतरा शब्द को फ्रेंच भाषा के शब्द हैजर्ड से लिया गया। अच्छा, खतरे का जो शब्द है, मूल शब्द है वो है हैजर्ड, तो इसे वहीं से लिया गया। अरबी भाषा में अज़हर का अर्थ है मौका या भाग्य होता है। खतरों को प्राकृतिक और मानव निर्मित दो व्यापक श्रेणियों में बांटा जा सकता है। यानी जो खतरा होता है उसको भी हम दो प्रकार में, दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। तो जानते क्या क्या है प्राकृतिक खतरे? तो ये वे खतरे होते हैं जो कि प्राकृतिक घटनाओं यानी नेचुरल डिजास्टर, जैसे कि मौसम विज्ञान, भूवैज्ञानिक या यहाँ तक कि जैविक उत्पत्ति के साथ खतरे के कारण होते हैं। यानी कि जिनको प्रकृति के द्वारा बहुत ज़्यादा खतरा हो, जहाँ पे प्रकृति के द्वारा ज़्यादातर घटनाएं घटित हो, तो उनको हम प्राकृतिक खतरे बोलेंगे। जैसे कि अगर हम इनके उदाहरण की बात करें तो इसमें आते हैं चक्रवात, सुनामी, भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट वगैरह। इसके अलावा भी जैसे बादल फटना, बिजली गिरना, ये सभी क्या हो गए प्राकृतिक खतरे जो कि विशेष रूप से प्राकृतिक मूल के, यानी इनकी जो मूल होता, आधार होता वो प्राकृतिक होता।
भूस्खलन, बाढ़, सूखा, आग सामाजिक प्राकृतिक खतरे हैं, क्योंकि उनके कारण प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों आते हैं। यानी कि जो खतरे होंगे भूस्खलन, बाढ़, सूखा, आग, ये क्या है? सामाजिक प्राकृतिक खतरे। क्वेश्चन बन सकता है कि ये किस प्रकार के खतरे हैं, तो ये कैसे? सामाजिक प्राकृतिक, क्योंकि इनसे जो ये दोनों प्रकार के हो सकते हैं, प्राकृतिक भी हो सकते हैं और मानव निर्मित भी हो सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि मानव की कुछ क्रियाओं की वजह से बाढ़ आ जाती है, सूखा पड़ जाता है, आग लग जाती है, तो ये दोनों प्रकार से हो सकता है और ये प्राकृतिक भी होते हैं। जैसे आज के टाइम में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, जिससे कि ध्रुवों की बर्फ पिघल रही है और वो क्या है? पानी बन रही है और समुद्र में आ रही है, और क्योंकि समुद्र का इससे जलस्तर बढ़ रहा है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा सुनामी, बाढ़ वगैरह आ रही है। तो हम इसे क्या बोल सकते हैं? सामाजिक प्राकृतिक खतरे हैं। उदाहरण के लिए भारी बारिश, भूस्खलन या मानव अपशिष्ट के साथ नालियों को अवरुद्ध करने के कारण बाढ़ आ सकती है। तो बाढ़ इस प्रकार भी आ सकती है, यानी प्राकृतिक द्वारा अगर बारिश वगैरह हो गई तो उसके कारण क्या हो जाएगा? नालियाँ अवरुद्ध हो जाएंगी, वो पानी को आगे ट्रांसफर नहीं कर पाएंगी, जिससे कि बाढ़ आने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। अब आगे देखते हैं मानव निर्मित खतरे कैसे होते हैं। तो जो खतरे मानवीय लापरवाही के कारण होते हैं, क्या? जो खतरे मानवीय लापरवाही के कारण होते हैं, मानव निर्मित खतरे कहलाते हैं। तो मानव निर्मित खतरे उद्योगों या ऊर्जा उत्पादन सुविधाओं से जुड़े होते हैं। अगर किसी, जैसे मान के चलिए किसी फैक्ट्री वगैरह में कोई विस्फोट हो जाता, विषाक्त अपशिष्ट का रिसाव हो जाता, प्रदूषण होता, बांध की विफलता हो जाती है, युद्ध या नागरिक संघर्ष, ये सभी क्या हो गए? मानव निर्मित खतरे हो गए, जो कि मानव की लापरवाही के कारण होते हैं, वही मानव निर्मित खतरे होते हैं। नेक्स्ट है प्राकृतिक खतरे। प्राकृतिक रूप से होने वाली घटनाएं। क्या है? प्राकृतिक जो खतरे वो प्रकृति द्वारा घटित होते हैं, जो या तो तीव्र या धीमी गति से शुरू होने वाली घटनाओं के कारण होते हैं, जो भूभौतिकीय यानी भूकंप, भूस्खलन, सुनामी और ज्वालामुखी गतिविधि। इसके अलावा जल विज्ञान में क्या? हिमस्खलन और बाढ़, और जलवायु में क्या? चरम तापमान, सूखा और वन्यजीव। इसके अलावा मौसम विज्ञान चक्रवात हो सकती हैं। यानी कि जो प्राकृतिक घटना वो ये हो सकती है अलग अलग स्थिति के अनुसार। और तूफान, लहर, वृद्धि या जैविक रोग, जैसे कि कोई महामारी फैल गई है किसी कीटाणु की वजह से, विषाणु की वजह से, तो वो क्या हो जाएंगी? प्राकृतिक हो जाएंगी। अब हम देखते हैं खतरों के विभिन्न उदाहरण कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भूवैज्ञानिक खतरे। कौन कौन से? भूवैज्ञानिक यानी पृथ्वी के अंदर से और पृथ्वी के बाहर से, जैसे कि भूकंप हो गया, भूस्खलन, सुनामी, बांध का फटना, ज्वालामुखी विस्फोट और आग लगना। तो ये सब क्या हो गए? भूवैज्ञानिक खतरा। नेक्स्ट क्या है? जलवायु खतरे। तो जलवायु कौन कौन से खतरे होते हैं जलवायु के लिए? एक तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात, बादल फटने, बवंडर और तूफान, भूस्खलन और बाढ़। तो ये क्या हो गए? जलवायु खतरे। इसके अलावा भी ये होते हैं, जैसे कि गर्मी और शीतलहर, सूखा, हिमस्खलन, ओले, समुद्र का क्षरण। तो आपने देखा होगा कि जैसे कभी कभी बादल फट जाते हैं या बहुत ज़्यादा तूफान हो जाता है, भूमियाँ बीच से खिसक जाती है, हट जाती है, बाढ़ आ जाती है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाए या फिर बहुत ज़्यादा ठंड हो जाए, या फिर कहीं पर बारिश ना होने के कारण सूखा पड़ जाए, बर्फ़ पिघलने लगे, ओले पड़ने लगे, समुद्र का क्षरण होने लगे। तो ये सभी क्या है? जलवायु के खतरे हैं। नेक्स्ट है पर्यावरणीय जोखिम। क्या है? पर्यावरणीय प्रदूषण। इसमें क्या क्या आ जाएगा? पर्यावरणीय प्रदूषण, मरुस्थलीकरण, वनों की कटाई, ये सभी क्या है? पर्यावरणीय जोखिम है। नेक्स्ट है कीट संक्रमण जैविक। जैसे कोई बीमारी फैल गई है, मानव की या पशु की कोई बीमारी फैल गई है, भोजन विषाक्त हो गया और कोई वायरस या कीट हमला कर दे, तो ये सभी क्या होगा? कीट संक्रमण जैविक। नेक्स्ट क्या है? रासायनिक या औद्योगिक। तो रासायनिक और औद्योगिक कौन कौन से खतरे होते हैं? जैसे कि रासायनिक आपदाएं, कभी किसी कंपनी में या किसी फैक्ट्री में कोई गैस वगैरह लीक हो गई है, तो ये सभी क्या हो जाएंगी? रासायनिक आपदाएं। जैसे कि जो तेल है वो फैलने लगता है, परमाणु दुर्घटनाएं हो जाती हैं, औद्योगिक आपदाएं आ जाती है और परमाणु दुर्घटना संबंधी, ये सभी किस में आते हैं? रासायनिक और औद्योगिक खतरे में। अभी नेक्स्ट क्या? शमन।
शमन का क्या मतलब होता है? शमन का अर्थ है किसी अवांछनीय घटना को होने वाले नुकसान को कम करना, यानी कि किसी भी घटना की वजह से जो भी नुकसान हो रहा है उसको कम करना ही क्या कहलाता है? शमन। क्या है? शमन। यानी कि मान के चलिए कोई भी भूकंप आ गया, ठीक है, तो भूकंप की वजह से जो लोगों का नुकसान हो रहा है, उनकी क्षति हो रही है, उसको कम करना, यही क्या हो जाएगा? शमन। क्या? शमन, या इंग्लिश में हम बोलते हैं इसे मिटिगेशन। क्या? मिटिगेशन। तो यह किसी भी बीमा व्यवसाय के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व है ताकि अनावश्यक नुकसान से बचा जा सके। यानी कि जो नुकसान हो रहा है वो तो ठीक है, लेकिन जैसे भूकंप के बाद में लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, उन्हें रोजगार, उनका सब कुछ खत्म हो जाता है, उनको आगे जीवन चलाने के लिए बड़ी मुश्किल आ जाती है। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए शमन बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, यानी मिटिगेशन बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अब आगे देखते हैं, सुझाए गए शमन कार्यों को 4 प्रकारों में संक्षेपित किया गया है। कौन कौन से हैं? जैसे कि स्थानीय योजना और विनियम। क्या है? स्थानीय योजना विनियम करके। सेकंड है संरचना और अवसंरचना परियोजनाएं बनाकर, यानी कि जहाँ पर कोई भी प्राकृतिक घटना घटित हुई या कोई मानव निर्मित घटना घटित हुई है, वहाँ पर स्थानीय लोगों के लिए योजनाएं बनाकर वहाँ पर उनके जीवन को हम सुधार सकते हैं, उनके जीवन को हम आगे पटरी पर ला सकते हैं, ताकि उन्हें फ्यूचर में इस तरह की कोई परेशानी ना आए। नेक्स्ट है संरचना और अवसंरचना परियोजनाएं। इस तरह की परियोजनाएं बनाए हम ताकि उन लोगों का भी विकास हो सके, क्योंकि लोगों का विकास होगा तभी देश का विकास होगा, और जिससे कि वो हमारे देश की मुख्य धारा में खुद को जोड़ पाए। नेक्स्ट क्या है? प्राकृतिक प्रणाली संरक्षण, ताकि उन लोगों को प्रकृति द्वारा सभी प्रणाली में संरक्षण मिले। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर अगर कोई जो है आपदा आ गई तो उनका जीवन पूरी तरह से हम खत्म मान लें, नहीं, बिल्कुल नहीं, उन्हें फिर से उनका जीवन जीने का एक मौका देना चाहिए प्राकृतिक प्रणाली संरक्षण के तहत, ताकि उन्हें आगे फ्यूचर में होने वाले खतरों से बचाया जा सके। नेक्स्ट है शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रम। जितना भी ज़्यादा लोगों को हम शिक्षित करेंगे, उनको जागरूक करेंगे, इस तरह के कार्यक्रम चलाएंगे, तो लोगों के अंदर जागरूकता आएगी, लोग शिक्षित होंगे, वो अपने बारे में सोचेंगे, और इनके जो ज़्यादा से ज़्यादा इन प्राकृतिक घटनाओं को, मानव निर्मित घटनाओं को जो किस प्रकार से मिटिगेशन किया जाए, इनको कम किया जाए, इनका जो प्रभाव है उसको कम किया जाए, तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा वो विचार करेंगे। नेक्स्ट है अर्थक्वेक मिटिगेशन। अब हम भूकंप के बारे में जानते हैं। भूकंप क्या है? भूकंप तब होता है जब पृथ्वी के 2 ब्लॉक अचानक से एक दूसरे से टकरा जाते हैं। क्या है? कब होता है भूकंप? जब पृथ्वी के 2 ब्लॉक आपस में एक दूसरे से टकरा जाते हैं, यानी जो पृथ्वी के अंदर शैल वगैरह होती है, प्लेट होती है। हमारी पृथ्वी किस पर टिकी हुई है? प्लेट्स पर। ओके, तो क्या है, जब 2 प्लेट्स आपस में, मान के चलिए प्लेट्स हैं, जब ये पता क्या, ये बहुत ही धीरे 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 करके एक दूसरे के पास में आती हैं, कुछ एक दूसरे से दूर जाती है और कुछ एक दूसरे के पास में आती हैं। तो मान के चलिए जब ये 2 प्लेट्स आपस में मिलेंगी, ये काफ़ी लंबी घटना होती है, कई लाखों वर्षों की घटना होती है। जब ये आपस में मिलेंगी तो इनमें जोरदार दबाव होगा, जिसके कारण भूकंप आता है। ओके, तो जिस सतह पर वे फिसलते हैं उसे फॉल्ट या फॉल्ट प्लेन कहते हैं। जिस सतह पर भी प्लेट्स वगैरह एक दूसरे से टकरा जाती है, ब्लॉक आपस में टकरा जाते हैं, उसे हम फॉल्ट या फॉल्ट प्लेन कहते हैं। पृथ्वी की सतह के नीचे का स्थान जहाँ भूकंप शुरू होता है उसको हाईपोसेंट कहलाता है। क्या है वो? हाईपोसेंट कहते हैं उसे हम, जहाँ से भूकंप स्टार्ट होता, शुरुआत होती है। तो ये वर्ड आप याद रखना, हाईपोसेंट। क्या है? हाईपोसेंट, जहाँ से भूकंप शुरू होता है। और सतह पृथ्वी पर सीधे ऊपर का स्थान अपकेंद्र कहलाता है, यानी कि जहाँ पर एकदम आया है भूकंप, जहाँ पे महसूस किया गया उसे हम क्या कहेंगे? अपकेंद्र। कभी कभी भूकंप में आगे निकल जाता है। ये छोटे भूकंप है जो बड़े भूकंप के बाद उस स्थान पर होते हैं। कभी कभी क्या, बड़े भूकंप के बाद में छोटे छोटे भी कई जगह इस तरह के झटके महसूस किए जा सकते हैं। आपने जापान का और ये अभी गुजरात का देखा होगा आपने, 2000 में आया था जो गुजरात में, तो वहाँ पर बहुत बड़ा भूकंप आया था। जब भूकंप आ गया था उसके बाद में भी जगह जगह वहाँ पर छोटे छोटे ये जो भूकंप के झटके वो महसूस किए गए थे। तो वैज्ञानिक यह नहीं बता सकते कि जब तक बड़ा भूकंप नहीं आता तब तक एक पूर्वाभास है,
यानी कि यह सिर्फ एक पूर्वाभास है, या बताने के लिए प्रकृति हमें सचेत कर रही है कि यहाँ पे कोई बड़ी घटना होने वाली है। सबसे बड़े मुख्य भूकंप को मुख्य भाग कहा जाता है। मेन शॉक्स में हमेशा आफ्टर शॉक होते हैं जो अनुसरण करते हैं। ये छोटे भूकंप हैं जो कि बाद में उस स्थान पर आते हैं जो मुख्य भाग के रूप में होता है। यानी जहाँ पे पहले बड़ा भूकंप आ गया वहीं पे फिर छोटे छोटे या फिर छोटे वाले जो पहले भी आ सकते हैं, हमें सचेत करने के लिए, प्रकृति द्वारा हमें सचेत करने के लिए भी इस तरह के भूकंप आते रहते हैं। भूकंप भूकंपीय यंत्रों द्वारा रिकॉर्ड किए जाते हैं। किसके द्वारा? भूकंपीय यंत्र होते हैं, जैसे रिएक्टर पैमाने पर इसको रिकॉर्ड किया जा सकता है। उनके लिए रिकॉर्डिंग के लिए सीस्मोग्राफ भी होता है। क्या है? सीस्मोग्राफ है वो, ग्राम नहीं, सीस्मोग्राफ ये है कहा जाता है। भूकंप के आकार को इसकी परिमाण कहते हैं, इसे भूकंप मापने की इकाई भी कहते हैं। प्रत्येक भूकंप के लिए एक परिमाण है। सभी भूकंप को नापने के लिए परिमाण होता है कि कितने रिएक्टर पैमाने का भूकंप आया है, 2 का, 4 का, 6 का। तो इस तरह से वैज्ञानिक भूकंप से झटकों की तीव्रता के बारे में पता करते हैं कि कितनी तेज गति से भूकंप आया है, और यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप भूकंप के दौरान कहाँ हैं। तो ये तो हो गए भूकंप। अब इससे हम देखते हैं इससे जो नुकसान होगा या फिर इसको हम किस प्रकार से कम इसके द्वारा जो लोगों की क्षति हो वो क्या क्या अपनाएं, वो कौन कौन से रूल फॉलो करें जिसके द्वारा उसकी जो क्षति है उसको कम किया जा सके। जैसे कि बिल्डिंग कोड्स को अपनाएं और लागू करें, यानी कि बिल्डिंग्स बनाने के लिए कुछ कोड्स होते, नियम होते, उनको हम अपनाएं और उनको लागू करें कि किस तरह से हम ऐसी बिल्डिंग्स का निर्माण करें कि जो भूकंप रोधी हो, जो कि भूकंप आने पर नुकसान ना पहुंचाए। भूकंप के नुकसान के जोखिम को कम करने के लिए अद्यतन बिल्ट इन कोड, यानी क्या है, बिल्डिंग कोड प्रावधानों को अपनाना और लागू करना, जो कि जैसे कुछ जहाँ पे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र होते हैं वहाँ पे भूकंप के लिए कुछ वहाँ पे बिल्डिंग बनाने के लिए कुछ इस तरह के रूल बना दिए जाते हैं ताकि फ्यूचर में अगर भूकंप आए तो उससे ज़्यादा वहाँ पर नुकसान ना हो। तो अंतर्राष्ट्रीय भवन कोड यानी IBC और अंतर्राष्ट्रीय आवासीय कोड को अपनाना। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काफ़ी नियम बनाए गए हैं ताकि जो भूकंप का नुकसान है उससे बचा जा सके, तो उनको अपनाना, उनको और फिर लागू करना। स्थानीय योजना में भूकंप शमन को शामिल करना, यानी कि जो स्थानीय योजना है, जो सरकार जो भी योजनाएं वगैरह बनाती हैं उन क्षेत्रों के लिए, तो वहाँ पर इन योजनाओं को हम शामिल कर सकते हैं। किसके लिए? भूकंप शमन के लिए। नेक्स्ट है भूकंपीय सुरक्षा मानकों में परिवर्तन की नीति की सिफारिशें प्रदान करने, मूल्यांकन करने और अनुशंसा करने के लिए भूकंपीय सुरक्षा समिति बनाना। क्या है? मतलब अगर कभी फ्यूचर में आ जाए तो इस तरह की एक समिति होनी चाहिए जो कि उसके खतरे को कम कर सके, वहाँ पर लोगों की सहायता कर सके। भूकंपीय सुरक्षा सुधारों के स्थानीय और राज्यव्यापी कार्यान्वयन का वार्षिक मूल्यांकन देना कि किस प्रकार से वह संस्था, वह समिति वहाँ पर कार्य कर रही है, स्थानीय लोग उससे कितने संतुष्ट हैं, तो इस प्रकार से उसका मूल्यांकन करना और वो कितनी कारगर साबित हो पा रही है। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण भूकंपीय खतरों के अधीन क्षेत्रों से बाहर जीवन रेखा इमारतें, महत्वपूर्ण सुविधाएं और खतरनाक सामग्रियों का पता लगाने के लिए डेवलपर्स और भवन मालिकों की आवश्यकता वाले दिशा निर्देशों को पारित करना या वितरित करना। पहली बात तो ये कि जहाँ पर भूकंप का खतरा ज़्यादा है, जिन क्षेत्रों में भूकंप का खतरा ज़्यादा होता है वहाँ पर इस तरह का कोई भी निर्माण ना करा जाए, जैसे कि इमारतें वगैरह हो गई, बिल्डिंग्स हो गई, तो इन चीज़ों को वहाँ पर निर्माण ना ही किया जाए। महत्वपूर्ण सुविधा हो गई, और अगर करना पड़े तो इस तरह का करना पड़े, इस तरह वहाँ पर बिल्डिंग्स को, वहाँ पे स्कूल को, हॉस्पिटल्स को इस प्रकार का बनाया जाए ताकि वो भूकंप रोधी रहें। भूकंप रोधी नियमों का पालन करने के लिए ही उनके द्वारा ही उनको बनाया जाए, और वहाँ पर इस तरह के भवनों का निर्माण करना जो कि बहुत ज़्यादा मजबूत हो और भूकंप आने पर उनमें हम सुरक्षित रह सके, मानव को उसमें सुरक्षित रखा जा सके। तो ये तो हो गया भूकंप के बारे में। अब हम जानते हैं सूखा क्या है, सूखा पड़ना क्या है। तो नेक्स्ट है हमारा सूखा पड़ना। सूखा पड़ना क्या होता है, चलिए जानते हैं। तो सूखा एक प्राकृतिक खतरा है। क्या है? एक प्राकृतिक खतरा है, और इसकी शुरुआत धीरे धीरे होती है। इसमें कभी कभी महीने भी लग जाते हैं, कभी कभी ये सालों तक भी हो जाता है।
तो सूखा क्या होता है? सूखा पानी की आपूर्ति की सतह और भूमिगत की कमियों के कारण असामान्य रूप से लगातार शुष्क मौसम की अवधि है। यानी कि सूखा पानी की आपूर्ति में लंबे समय तक की होने वाली कमी है, कि अगर कहीं लोगों को पानी की आवश्यकता और उतनी आवश्यकता पूरी नहीं हो पा रही है तो इसी स्थिति को हम सूखा कहेंगे। एक घटना चाहे वो उसमें क्या हो जाए, औसत से कम वर्षा हो, या फिर जो सतह का पानी या भूमिगत पानी है वो कम हो जाए, तो यही स्थिति क्या है? सूखा। और लगातार इससे शुष्क मौसम बना रहता है, मौसम जो होता है वो शुष्क बना रहता है। यह एक बड़े क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है और थोड़ी संरचनात्मक क्षति जैसे कि फसलें, नगरपालिका जल आपूर्ति और वन्य जीवन का कारण बनता है। क्या होता है? सूखा पड़ने से इन लोगों को, इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। फसलें हो गई, इनको पानी नहीं लगेगा, इरिगेशन नहीं होगी तो वो आगे कैसे ग्रो कर पाएंगी, कैसे बढ़ पाएंगी। और जो लोग हैं उनको पीने के लिए पानी, उनकी दैनिक आवश्यकताओं के लिए पानी की कमी हो जाएगी, और अन्य वन्य जीवों के जो जीवन है उनमें उनको भी संकट हो सकता है। नेक्स्ट है उच्च तापमान, तेज हवाएं और कम आर्द्रता सूखे की स्थिति को और भी ज़्यादा खराब कर देते हैं। यानी अगर तापमान बहुत ज़्यादा तेज होगा, गर्मी ज़्यादा पड़ने लगी, तो गर्मी में क्या, पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है। इसके अलावा तेज हवाएं जो कि पानी को वाष्पीकृत करती है, उसको भाप बना देती है, और कम आर्द्रता सूखे की स्थिति को और भी ज़्यादा बिगाड़ देते हैं। क्षेत्रों को जंगल की आग के प्रति अधिक संवेदनशील बना सकते हैं। यानी कि जो जंगल होते हैं वहाँ पर सूखे की स्थिति में आग लगने की संभावना ज़्यादा रहती है, क्योंकि वहाँ की जो आर्द्रता होती है, वहाँ की वायु में वो कम हो जाती है। इसके अतिरिक्त संसाधनों के लिए मानवीय क्रियाएं और मांगे सूखे के संबंधित प्रभावों को तेज कर सकती हैं। सूखे के कारण मानव जाति और जीव जंतुओं पर बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो हम देखेंगे कि इनके जो नकारात्मक प्रभाव है इनको किस तरह से कम किया जा सकता है और इनके कौन कौन से समन होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सूखे के जोखिम के प्रति संवेदनशीलता का आकलन करें कि सूखे के बाद में हमें कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी, क्या क्या हमें चीज़ें फेस करनी पड़ेगी, तो उन चीज़ों को पहले से ही उनके लिए तैयार रहना चाहिए। स्थानीय जलवायु और सूखे के इतिहास की बेहतर समझ हासिल करने के लिए पानी और जलवायु डेटा को इकट्ठा करना और उनका विश्लेषण करना। कहीं कहीं कोई क्षेत्र ऐसा होता है जहाँ पर जो एक समय अंतराल के बाद में सूखा आता है, तो उन क्षेत्रों के बारे में पहले से ही उनकी हिस्ट्री पता होनी चाहिए और रीज़न पता होने चाहिए कि क्यों आता है सूखा। तो इन सभी चीज़ों को एनालाइज करके वहाँ पर इस समस्या को कम करने में मदद मिल सकती है। नेक्स्ट है सूखे की गंभीरता को प्रभावित करने वाले कारकों की पहचान करना कि सूखे के बाद में जो उसकी गंभीरता होती है उसको कौन कौन से कारक है जो कि उसे प्रभावित करते हैं, कौन कौन से कारक है जिससे कि उसका जो नकारात्मकता है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। नेक्स्ट है उपलब्ध पानी की आपूर्ति की पहचान करना, यानी जो पानी लोगों को उपलब्ध हो रहा है वो कितना हो रहा है और किस प्रकार का है, क्या वह लोगों के लिए ठीक है और क्या वह पर्याप्त है। तो इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। यह निर्धारित करना कि अतीत में सूखे से समुदाय और उसके जल स्रोत कैसे प्रभावित हुए, यानी यह पता लगाना कि अगर अतीत में ऐसा सूखा आया है तो वहाँ पर जो समुदाय है और जल स्रोत है वो किस तरह प्रभावित हुए, किस तरह वो सूख गए, ताकि फ्यूचर में उन चीज़ों को अप्लाई किया जा सके जिससे कि इतनी खराब स्थिति से बचा जा सके। नेक्स्ट है सूखे की स्थिति की निगरानी करें कि स्थानीय सूखे संकेतकों की पहचान करना, जैसे कि वर्षा, तापमान, सतह के जल स्तर, मिट्टी की नमी आदि, कि हम सूखे की जो स्थिति है अगर उसके पहले संकेतकों की पहचान कर ले तो हम इसके जो नकारात्मक प्रभाव है उनसे काफ़ी हद तक बच सकते हैं। जैसे कि वर्षा कितनी हुई है किसी क्षेत्र में, वहाँ का तापमान क्या है, अगर ज़्यादा तापमान है तो इसका मतलब सूखा पड़ने वाला है, वर्षा कम हुई है तो इसका मतलब ये जो सूखा है वो होने वाला है, या फिर वर्षा अगर सही है तो इसका मतलब सूखे की ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा सतह का जल स्तर क्या है, यह समय समय पर पता करते रहना चाहिए कि जो हमारी सतह है, हमारे क्षेत्र की सतह है, उसका जल स्तर कहाँ तक गया है। इसके अलावा मिट्टी में कितनी नमी है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम पता लगा सकते हैं कि सूखे की स्थिति क्या है हमारे क्षेत्र में।
इसके अलावा कम से कम मासिक आधार पर स्थितियों की निगरानी और रिपोर्ट करने के लिए एक नियमित कार्यक्रम की स्थापना, एक इस तरह का कार्यक्रम स्थापित करना चाहिए जो कि मासिक यानी महीने पर वहाँ की सूखे की स्थिति और उसके रिपोर्ट के बारे में अवेयर करती रहे। इसके अलावा भी पानी की आपूर्ति के नुकसान को कम करने के लिए लीक की नियमित जांच होती रहनी चाहिए कि जहाँ पे पाइपलाइन वगैरह के द्वारा जो पानी जाता है तो वहाँ पर उनकी नियमित जांच होती रहनी चाहिए ताकि कहीं से पानी लीक ना हो रहा हो और वो वेस्ट ना जा रहा हो। नेक्स्ट है जल आपूर्ति की निगरानी में सुधार करना, कि समय समय पर जो भी जल आपूर्ति हो रही है जिस भी प्रशासन के द्वारा उसकी जो निगरानी रखी जानी चाहिए। नेक्स्ट है, अब देखते हैं सूखे की योजना किस प्रकार होना चाहिए। सूखा आपातकालीन योजना का विकास करना, यानी सूखा के दौरान कौन कौन सी आपातकालीन योजनाएं प्रदान की जाएगी, कौन कौन सी योजनाएं बनाई जाएंगी, इनका विकास होना चाहिए। सूखे के लिए मानदंड या ट्रिगर विकसित करना चाहिए कि सूखे के लिए क्या क्या मानदंड होंगे। उसके अलावा अधिकारियों, निर्णय निर्माताओं, आपातकालीन प्रबंधकों और आम जनता के लिए प्रासंगिक जानकारी के समय पर संचार की सुविधा के लिए एक सूखा संचार योजना और प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली विकसित करना, ताकि इन लोगों के द्वारा, किन किन के द्वारा, अधिकारियों, निर्णय निर्माताओं के द्वारा, आपातकालीन प्रबंधकों के द्वारा ये क्या कर सके, जो आम जनता है उनको इसके बारे में समय समय पर जानकारी देते रहे। और क्या है, एक सूखा संचार योजना और उसकी प्रारंभिक चेतना प्रणाली भी विकसित करनी चाहिए, जिससे कि लोग पहले से ही सूखे से संबंधित सभी जानकारी उनके पास रहे और वे सूखे से बचने के लिए सभी हर संभव उपाय कर पाए। नेक्स्ट है, सूखे की स्थिति के दौरान उपयोग किए जाने वाले माध्यमिक जल स्रोतों के लिए समझौते का विकास करना। इसके अलावा सिंचाई समय समय निर्धारण कार्यक्रम में प्रक्रिया की स्थापना करना, ताकि सभी कृषि योग्य भूमि को आवश्यक मात्रा में पानी मिल सके। ये नहीं है कि सूखा पड़ गया तो वहाँ पर जो फसल है वो बेकार हो जाए बिना पानी के, तो ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए। इसके अलावा जल संसाधनों के उपयोग को प्रतिबंध करने के लिए अध्यादेश का विकास करना, जैसे कि भू निर्माण, धुलाई कार्य, स्विमिंग पूल भरना, इन सभी पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए ऐसी स्थिति में। इसके लिए और जो गैर आवश्यक उपयोग है उन पर रोक लगाई जानी चाहिए। इसके अलावा पानी की बचत तकनीक पर निवासियों को शिक्षित करना, कि जो आम जनता है उनको किस प्रकार से पानी बचत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, इस बारे में शिक्षित करना। तो कम प्रभाव वाले पानी की बचत शावर और शौचालय स्थापित करना, कि जिससे कम पानी में ही काम चल जाए। इस तरह के शावर होने चाहिए, शौचालय होने चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट है, दांत साफ करते समय या अन्य सफाई गतिविधियों के दौरान पानी का प्रवाह बंद हो जाना चाहिए। जैसा आप लोग ब्रश वगैरह करते हो, क्या करते हो, सुबह सुबह पानी खोलकर छोड़ देते हो, तो उससे क्या होता है, पानी का वेस्टेज होता है। तो इस तरह की कोई गलती नहीं होनी चाहिए। लॉन को पानी के लिए स्प्रिंकलर समायोजित करना, फुटपाथ पर या सड़क पर नहीं। या फिर अगर नल या फिर जो टपकने वाले नल है उनकी नियमित जांच कराते रहना चाहिए कि क्या दिक्कत आ रही है इन नलों में, जिससे कि इसमें पानी टपक रहा है, उनकी जो लीक की जांच कराते रहना चाहिए। इसके अलावा सफाई के लिए वर्षा पर कब्जा करने वाले उपकरणों को स्थापित करना, यानी जैसे वर्षा हुई तो वो पानी एक जगह इकट्ठा हो जाए और उस पानी का यूज किया जा सके। इस तरह का जो कुछ ना कुछ प्रबंधन होना चाहिए। नेक्स्ट है, पानी के पुनः उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए घरों में ग्रे वाटर सिस्टम की स्थापना को प्रोत्साहित करना चाहिए, यानी कि पानी है उसको हम कैसे रीयूज कर सकते हैं, उसका कैसे फिर से उपयोग कर सकते हैं, इस चीज के बारे में भी जनता को अवेयर करना चाहिए। मृदा और जल संरक्षण प्रथाओं पर किसानों को शिक्षित करना चाहिए, कि किसानों को मृदा और जल संरक्षण प्रथाओं को लागू करने के लिए प्रोत्साहित करें। तो जो किसान हैं उनको मृदा और जल संरक्षण की प्रथाओं को लागू करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे कि जो वहाँ की मिट्टी है उसका स्वास्थ्य अच्छा रहता है और मृदा की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद मिलती है, ताकि जो सूखे का प्रभाव है, सूखे का जो नकारात्मक प्रभाव है उसे कम किया जा सके।
बाढ़ बहुतायत या अधिक मात्रा में पानी का कहीं पर एकत्र हो जाना होता है। सामान्यतः क्या होता है, पानी ऐसा नहीं है कि एक जगह एकत्र रहता है, बल्कि बहता भी रहता है। बाढ़ अधिकतर वर्षा काल में ही आती है। कब आती है ज़्यादातर बाढ़? जब बारिश का समय होता है। और बाढ़ आना गर्मी के दिनों में भी संभव होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वर्षा के दौरान ही बाढ़ आने की ज़्यादा संभावना होती है, बल्कि गर्मियों के दिनों में भी बाढ़ आने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। पानी की धारा तेज हो जाती है, और जहाँ पर नदियों के जल को रोकने के लिए बांध नहीं बनाए गए हैं, जहाँ पर बनाए गए वहाँ पर तो कोई ज़्यादा दिक्कत की वाली बात नहीं है, लेकिन जहाँ पर नहीं है वहाँ पर क्या होता है, उन किनारों से होकर नदियों का पानी गाँव और शहरों में तेजी से फैल जाता है, इतनी तेजी से कि वहाँ पर जो स्थिति को संभालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो बाढ़ सामान्य रूप से शुष्क भूमि या आंशिक या पूर्ण बाढ़ होती है। विभिन्न प्रकार की बाढ़ में अगर हम बाढ़ के प्रकारों की बात करें तो इसमें है नदी की बाढ़, तटीय बाढ़ और उथली बाढ़। यानी कि जो बाढ़ नदियों में आती है, नदियों के द्वारा जो बाढ़ आती है उसे हम नदी की बाढ़ कहते हैं। समुद्र के जो तटों पर बाढ़ आती है उसे तटीय बाढ़ कहते हैं, और इसके अलावा उथली बाढ़ भी होती है। तो बाढ़ के सामान्य प्रभावों में क्या क्या हो जाता है? अगर हम इसके सामान्य प्रभावों की बात करें तो इसमें एक तो व्यक्तिगत संपत्ति, इमारतों, बुनियादी ढांचे को बहुत ज़्यादा इससे नुकसान पहुंचता है, इनसे बहुत ज़्यादा इनको क्षति पहुंचती है। इसके अलावा पुल और सड़क, चौराहे, सेवा अवरोध, इनको भी बहुत ज़्यादा इससे हार्म पहुंचता है, इनको बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचती है। अब अगर हम इसके शमन के बारे में बात करें, यानी इसके जो होने वाली हानियां हैं उनको कैसे कम किया जा सके, तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। इसमें क्या है, स्थानीय योजना में बाढ़ शमन किस प्रकार से होना चाहिए? तो बाढ़ के खतरे वाले क्षेत्रों में जोखिम को सीमित करके क्षति के जोखिम को कम करने के लिए स्वीकार्य भूमि का निर्धारण और लागू करना। यानी कि पहले से ही पता होना चाहिए कि किस क्षेत्र में बाढ़ आने की ज़्यादा संभावना है और कहाँ पर नहीं है। तो अगर वहाँ पे हम कोई भी नया विकास से संबंधित कोई भी कार्य नहीं करेंगे तो वहाँ पे जो जोखिम है, खतरा है, उसको कम किया जा सकता है। फ्लड प्लेन और तटीय क्षेत्र प्रबंधन को व्यापक योजना में शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं हम? बाढ़ प्रबंधन योजना विकसित कर सकते हैं, और इसका क्या है, नियमित अद्यतन भी होना चाहिए। एक इस तरह की योजना होनी चाहिए जो बाढ़ के समय में बहुत प्रबंधन कर सके, और इसका क्या, नियमित रूप से इसके बारे में हमें जानकारी भी होती रहनी चाहिए। बुनियादी ढांचे की योजना के दौरान खतरे को कम करना। उदाहरण के लिए किसी क्षेत्र में सड़कों या उपयोगिता का विस्तार करने का निर्णय बाढ़ के खतरों को, संपर्क को बढ़ा सकता है। तो इस तरह से कोई भी बुनियादी ढांचा है, सड़क वगैरह का, पुल वगैरह का निर्माण इस तरह से होना चाहिए ताकि वो खतरे के दौरान बहुत ज़्यादा उनको नुकसान न पहुँचे और वो सही से रहें। जैसे पुल वगैरह हैं, पता चला पुल भी बाढ़ के साथ में बह गया, तो क्या है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। आमतौर पर संपत्ति के स्थान के आधार पर गतिविधि को विनियमित करने की योजना के आधार पर पोस्ट आपदा वसूली अध्यादेश को अपनाना, यानी वहाँ पर उस क्षेत्र में एक बहुत कठोर कानून होना चाहिए जो कि बाढ़ को नियंत्रित कर सके। इसके अलावा एक अध्यादेश पारित करना, यानी कोई कानून बनाना, कोई भी वहाँ पे लॉ बना देना और लागू करना जो कि धाराओं और टांके में डंपिंग को नियंत्रित करता है, बाढ़ वगैरह को नियंत्रित करने के लिए। इसके अलावा मौजूदा पार्कों, परिरक्षकों, ग्रीनवे आदि को जोड़ने के लिए, प्रबंधित करने के लिए इस तरह की जो वहाँ पे निर्माण प्रक्रिया होनी चाहिए, वहाँ पे इस तरह के कार्यक्रम होने चाहिए कि किस तरह से हम बाढ़ से इन स्थानों की रक्षा कर सकते हैं। इसके अलावा फ्लड प्लेन प्रबंधन का समर्थन करने के लिए उसमें भागीदारी आवश्यक है। व्यापक विश्लेषण, योजना, निर्णय लेने और सहयोग के लिए संसाधनों को एक साथ लाने में मदद करने के लिए क्षेत्रीय वाटरशेड परिषद का गठन करना चाहिए। किसका? एक क्षेत्रीय वाटरशेड का गठन करना चाहिए, ताकि उस टाइम पे जब बाढ़ का समय है, बाढ़ का काल है, उस दौरान किस प्रकार से योजनाएं बनाई जाएंगी, किस प्रकार से निर्णय लिए जाएंगे और किस प्रकार से उनमें सहयोग होगा, इस सबको एक साथ में वो आकर मदद करने के लिए तैयार रहे। तो इस तरह से एक परिषद का गठन होना चाहिए। इसके अलावा बिल्डिंग कोड और विकास मानकों को भी अपनाना और उन्हें लागू करना चाहिए। यानी कि सरकार कुछ ऐसे रूल रेगुलेशन, कुछ ऐसे नियम बना देती है जो कि जैसे कोई बाढ़ से ज़्यादा, जहाँ पे बाढ़ आने की ज़्यादा संभावना है, इन क्षेत्रों में किस तरह के मकान होने चाहिए, मकान कोड, भवन कोड क्या हो, आवासीय कोड क्या हो, तो ताकि बाढ़ आने पर इनमें ज़्यादा नुकसान ना हो और ये स्थिर रहे।
आगे हैं, जैसे कि कोई भी उपखंड है, इमारत है, बुनियादी ढांचे हैं, इनका इस तरह से बनना ताकि बाढ़ के समय इनको ज़्यादा नुकसान न हो। इसके अलावा प्लेटिंग के दौरान ऊंचाई डेटा संग्रह की आवश्यकता के लिए उपखंड डिजाइन मानकों का उपयोग करना। मतलब कोई भी जैसे बिल्डिंग वगैरह बन रही है, कोई भी स्कूल वगैरह है, पुल है, सड़कें हैं, तो इस तरह से उनका निर्माण होना चाहिए ताकि वो बाढ़ के समय में उनमें ज़्यादा क्षति ना हो और वो जैसे यातायात के साधन है तो वो वहाँ पर आ जा सके और ये जो बाढ़ से ज़्यादा नुकसान हुआ इसको कम किया जा सके। इसके अलावा जो ड्रेनेज सिस्टम बाढ़ नियंत्रण संरचनाओं के लिए नियमित रखरखाव का कैसे संचालन कर सकते हैं, तो इसमें क्या है, नियमित जल निकासी प्रणाली के रखरखाव, जैसे कि तलछट हो गया, मलबे की निकासी किस प्रकार से होगी, और साथ ही पता लगाना और इसकी रोकथाम करना। यानी कि बाढ़ के दौरान जो बहुत सारा जो मलबा आ जाता है, गंदगी आ जाती है, उसका किस प्रकार से उसे सफाई की जाए वहाँ पर, ताकि कोई और बीमारी वहाँ ना फैले। तो इस प्रकार से वहाँ पर उनका रखरखाव करना। इसके अलावा घरों के नालियाँ जो हैं, डाउन स्प्लॉट और सीवर पंपों से तूफान के पानी और सीवर सिस्टम का निर्वहन करना, यानी बाढ़ का पानी को वहाँ से निकाल देना। जो वहाँ पर सीवर वगैरह में पानी भर गया है, नालियों में पानी भर गया, तो उस प्रकार उनका किस प्रकार से निकासी की जाए उनकी। इसके अलावा निचले पुलों के नीचे समर्थन ब्रेसिंग के नियमित रूप से मलबे की सफाई करना, यानी पुल वगैरह के नीचे जो मलबा हो जाता है, बहुत सारी जो गंदगी इकट्ठी हो जाती है, तो इसे किस प्रकार से साफ़ किया जाए। इसके अलावा नियमित रूप से पानी की नालियों की सफाई और उनकी मरम्मत कर देनी चाहिए। जैसे कि नाली वगैरह टूट जाती है बाढ़ के दौरान, नहरें टूट जाती, तो इनका किस प्रकार से फिर से मरम्मत हो और इनकी किस प्रकार से सफाई, उस बारे में भी योजनाएं बन जानी चाहिए। इसके अलावा नियमित रूप से समाशोधन, तलछट का निर्माण नदियों के किनारे पर हवाई लाइनों के पास में होता है। इसके अलावा पुलों का निरीक्षण करना चाहिए और यह पहचानना चाहिए कि क्या किसी मरम्मत या पुनर्खरीद को रोकने के लिए आवश्यक है। तो ये देखना है कि कहीं पुल जो है ये कमज़ोर तो नहीं हो गए हैं या फिर इन्हें फिर से बनाने की ज़रूरत है। इसके अलावा बर्फ जाम रोकथाम तकनीक को उचित रूप से शामिल करना। इसके अलावा और क्या क्या हो सकता है, बाढ़ के जो जोखिम और सुरक्षा के बारे में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक कर सकते हैं हम। जैसे जितना जो लोगों को उनके बारे में पता होगा उतना ही उसका जोखिम और खतरा कम हो जाएगा। बाढ़ की स्थिति के दौरान सुरक्षा के बारे में नागरिकों को शिक्षित करना, किनको, नागरिकों को शिक्षित करना, और बाढ़ वाली सड़कों पर ड्राइविंग के खतरों सहित संपत्ति मालिकों को बाढ़ संबंध तरीकों के बारे में शिक्षित करना, यानी कि जिन जिन की संपत्तियां हैं उन लोगों को वहाँ पर शिक्षित कर देना, मतलब उन्हें बाढ़ के बारे में अवेयर कर देना। संपत्ति के मालिकों को आउटरीच गतिविधियों के माध्यम से बाढ़ के उन गुणों को कम करने के विकल्पों के बारे में शिक्षित किया जाना चाहिए। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि वहाँ पर खाने पीने की क्या प्रबंधन होगा, वहाँ पे प्रशासन किस प्रकार से उस समय काम करेगा। तो ये तो हो गया आपका बाढ़ और उसका शमन। नेक्स्ट है हमारा भूस्खलन या लैंडस्लाइड, यानी भूस्खलन को हमें अंग्रेजी में लैंडस्लाइड भी कहते हैं, लैंड स्लाइड। तो ये अगर ऐसे शब्द आ जाए तो ये भी आप इससे ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। इसमें क्या है, यह एक भूवैज्ञानिक घटना होती है। क्या होती है ये लैंडस्लाइड, क्या होती है, एक भूवैज्ञानिक घटना होती है जो कि जैसे कि धरातलीय हलचल, जैसे कि पत्थर खिसकना या फिर गिरना, पथरीली मिट्टी का बहाव आदि, ये सभी इसमें आते हैं। भारी वर्षा या बाढ़ या भूकंप आने से भूस्खलन हो सकता है। तो इसमें क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा ढलान के नीचे चट्टाने, मलबे, पृथ्वी के द्रव्यमान की गति को भूस्खलन माना जाता है। यानी पृथ्वी की अगर जो धरातल के अंदर जो भी गतिविधि हो रही है, चट्टाने आपस में खिसक रही हैं, दूर हो रही हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड कह सकते हैं। भूस्खलन तब होता है जब ढलान या मिट्टी की स्थिरता स्थिर से क्या हो जाती है, अस्थिर हो जाती है। यानी जो पृथ्वी के अंदर ढलान या मिट्टी है या प्लेट्स वगैरह वो स्थिर रहती है, और जब वो अस्थिर हो जाती है, क्या वो अस्थिर हो जाती है, तो क्या आ जाता है, भूस्खलन हो जाता है, लैंडस्लाइड होने लगती है। जो कि किस वजह से हो सकता है, भूकंप, तूफान, ज्वालामुखी विस्फोट, कटाव, आग या मानव प्रेरित गतिविधियों के कारण भी हो सकता है।
संभावित प्रभावों में पर्यावरणीय गड़बड़ी और संपत्ति और बुनियादी ढांचे की क्षति और चोटों का घातक शामिल है। यानी अगर इसके हम संभावित प्रभावों के बारे में बात करें, क्या क्या इससे प्रभाव पड़ सकते हैं, तो इससे क्या पर्यावरण में बहुत ज़्यादा गड़बड़ी हो सकती है, उसको पर्यावरण को नुकसान झेलना पड़ सकता है। इसके अलावा संपत्तियों की बहुत ज़्यादा हानि हो सकती है। जो बुनियादी ढांचा है, सड़कें, पुल वगैरह, स्कूल वगैरह, उनको भी इससे बहुत ज़्यादा चोटें पहुँच सकती हैं। अब ये जो भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड है, इसकी भेद्यता का किस प्रकार से आकलन कर सकते हैं, तो इसमें क्या है, उन स्थानों की सूची को पूरा करना जहां पर महत्वपूर्ण सुविधा जैसे कि अन्य इमारतें और बुनियादी ढांचे भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड की चपेट में, यानी हमें उन स्थानों के बारे में पता होना चाहिए कि जहां पर लैंडस्लाइड की ज़्यादा संभावना है। इसके अलावा भूस्खलन के खतरे वाले क्षेत्रों की पहचान और नक्शे के लिए GIS का उपयोग करना, यानी कि पहले से पता होना चाहिए कौन सा क्षेत्र ज़्यादा खतरे में है और कहाँ पर कम खतरा है। तो इस तरह से अगर हमें पहले ही खतरे के बारे में हम अवेयर होंगे तो हमारा जो नुकसान है, हमारा जो जोखिम है वो कम हो जाएगा। इसके अलावा भूस्खलन के लिए सामुदायिक भेद्यता को क्या करना, ट्रैक करना और उसके लिए एक डेटाबेस का विकास करना और उसे बनाए रखना। भूस्खलन खतरा क्षेत्रों में विकास का प्रबंधन करें। कैसे कैसे कर सकते हैं हम, उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में सुदृढ़ीकरण उपायों को लागू करने की योजनाएं बनाना। इसके अलावा उन क्षेत्रों में जो भी औद्योगिक गतिविधियां उनको प्रतिबंधित करना, यानी जो भी औद्योगिक गतिविधियां वहाँ पर हो रही, कंपनीज वगैरह, फैक्ट्रीज वगैरह वहाँ पर उनको प्रतिबंधित करना कि आप यहाँ पर स्थापित मत कीजिए, यहाँ पर ज़्यादा खतरा है। और जो आवश्यक शीर्ष मिट्टी के ढलान है उनको बंद कर देगा। इसके अलावा रोडवेज के प्रभाव को रोके, जैसे कि निगरानी तंत्र प्रक्रियाओं यानी कि दृश्य निरीक्षण या इलेक्ट्रॉनिक निगरानी प्रणाली को लागू वहाँ पर रखना कि अगर ऐसी स्थिति आ जाए तो इलेक्ट्रॉनिक बिजली वगैरह में, इन चीज़ों में ज़्यादा दिक्कत ना आए लोगों को। इसके अलावा मिट्टी के स्थिरीकरण उपायों को लागू करना, यानी कि जो मिट्टी स्थिर बनी रहे, एक जगह ही खड़ी रहे, तो इस तरह से उसको उपाय करना। इसके लिए सार्वजनिक रूप से स्वामित्व वाली ढलानों का क्या करना चाहिए, रोपण करना चाहिए। इसके अलावा मलबे के प्रवाह के उपायों का उपयोग करना, यानी कि मलबे को किस प्रकार से वहाँ से निकाला जाए, इस तरह से उनका उपाय करना जो कि ढलान वाले क्षेत्रों में क्षति को कम कर सकते हैं, जैसे कि स्थिरीकरण, ऊर्जा अपव्यय और क्या है, प्रवाह नियंत्रण उपाय। क्या क्या, स्थिरीकरण, ऊर्जा अपव्यय और प्रवाह नियंत्रण उपाय। इसके अलावा सीमांत स्थिरता के ढलान के पास सड़कों का निर्माण करते समय सेटबैक आवश्यकताओं की स्थापना और बड़े सेटबैक का उपयोग करना कि वहाँ पे जो स्थिति खराब हो गई उससे हम कैसे बैक करें, कैसे वहाँ से वापस उसी पहली वाली स्थिति में आ जाए। रोडवेज के पास खड़ी ढलानों पर चट्टानों के लिए कैचफॉल नेट स्थापित करना। और क्या कर सकते हैं, जो लैंडस्लाइड हैजर्ड क्षेत्र हैं, यानी जो कि लैंडस्लाइड भूस्खलन ज़्यादा हो सकता है, ऐसे एरियाज़ में जो मौजूदा इमारतें हैं और बुनियादी ढांचे उनको हटा दें और भूस्खलन के खतरे को कम करने के लिए मदद करने के लिए समुदाय जोखिम वाले भवनों और बुनियादी ढांचे को अधिग्रहित और ध्वस्त या स्थानांतरित कर सकते हैं, यानी वहाँ से उन भवनों को, उन बुनियादी ढांचों को वहाँ से हटा सकते हैं। जैसे स्कूल वगैरह हो गए तो वहाँ पे ज़्यादा खतरा, तो उनको वहाँ से हटाकर कहीं और स्थापित करना चाहिए। और भूमि और संरचना अधिग्रहण के बाद विकास पर स्थायी प्रतिबंध लागू कर सकते ताकि वहाँ पे कोई भी विकास ना हो पाए। इस तरह से वहाँ पे प्रतिबंध बना सकते कानून के द्वारा। तो ये तो हो गए लैंडस्लाइड। अब हम देखते हैं जंगली आग शमन क्या है, यानी जंगली आग क्या है और उसका शमन हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए कि जंगली आग को हम दावानल भी कहते हैं। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जंगली आग को और क्या कह सकते हैं, तो वो है दावानल। दावानल, ओके। तो दावानल या जंगली आग गर्मियों में जब सूखा अपने चरम पर होता तब उसकी संभावना बहुत ज़्यादा होती है, यानी जब सूखा होता गर्मियों के दिनों में तब जंगली आग लगने की यानी दावानल की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कभी कभी आग प्राकृतिक रूप से भी लग जाती है, जैसे कि अत्यधिक गर्मी पड़ रही है उसके कारण, या फिर कभी कभी आपने देखा होगा बिजली वगैरह कड़कने लगती है, इस कारण भी
आग लग जाती है। और क्या है, ये प्राकृतिक कारण होते हैं। हालांकि जो इसके अधिकतर कारण होते हैं जंगली आग लगने के यानी दावानल के, वो इंसानों की वजह से ही होते हैं। जैसे कि आगजनी हो गई, बिना बुझी सिगरेट फेंक देते हैं, जलता हुआ कचरा फेंक देते हैं, और आतिशबाजी, इन सभी कारणों से क्या है, जंगल में आग लगने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अब हम जंगल की आग के लिए संवेदनशीलता का आकलन करें कि कितनी ज़्यादा आग है, उससे क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है, और हम किस प्रकार से उससे बच सकते हैं। तो इस चीज़ों के बारे में पहले से ही आकलन करना चाहिए, पहले से ही जानकारी इकट्ठी कर लेनी चाहिए अपने पास में। उन क्षेत्रों में इस तरह की योजनाएं बनाना और उनको अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए जंगलों की आग के खतरे वाले क्षेत्रों की GIS मैपिंग का उपयोग करना। यानी पहले से यह पता होना चाहिए कि कहाँ पर आग लगने का ज़्यादा खतरा है। इसके अलावा जंगली आग की सामुदायिक भेद्यता पर नज़र रखने के लिए एक डेटाबेस का विकास और रखरखाव, यानी किस तरह का डेटाबेस होना चाहिए हमारे पास में, और हम उसका जंगलों का किस प्रकार से रखरखाव कर सकते हैं और किस प्रकार से आग से बच सकते हैं, इस बारे में हमें उचित जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा जीवन और चोटों की संभावित नुकसान, जैसे कि संभावित नुकसान के प्रकार में एक समुदाय के भीतर मौजूदा कमजोरियों को जंगल की आग की प्राथमिकता को विकसित करने के लिए अनुमान लगाने के लिए एक जंगली आग परिदृश्य बनाना, यानी कि उन लोगों को पहले ही यह अवेयर कर देना, उनको जागरूक कर देना कि इस तरह से आग लग सकती है और आप किस किस तरह से उस संभावित नुकसान को कम कर सकते हो या उससे बच सकते हो। इसके अलावा व्यापक योजना में वाइल्ड फायर शमन का शामिल करें। कैसे? जंगल की आग के खतरे के अस्तित्व को पहचानना और एक जंगल की भेद्यता मूल्यांकन के आधार पर जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान करना, यानी कितना ज़्यादा उससे आग से हमें नुकसान ज़्यादा हो सकता है और कौन कौन से खतरे हो सकते हैं, और उन क्षेत्रों के बारे में हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से क्षेत्र हैं। इसके अलावा जंगल की आग के जोखिमों को संबोधित करने के लिए नीति और सिफारिशों का वर्णन करना, और जंगली भूमि जैसे कि शहरी इंटरफेस में विस्तार को हतोत्साहित करना। यानी आजकल जितना भी ये औद्योगिक विकास हो रहा है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं जंगलों में ये भी एक कारण है जंगलों में आग लगने का, तो इन चीज़ों को कम करना। इसके अलावा भूमि उपयोग, सार्वजनिक सुरक्षा और व्यापक योजना के अन्य तत्वों में जंगल की आग के खतरों पर विचार करना, ये भी इसमें शामिल होना चाहिए। इसके अलावा भूमि उपयोग योजना के माध्यम से जोखिम को हम कम कर सकते हैं कि भूमि का किस प्रकार से उपयोग किया जाए, और उसकी योजनाएं बनाकर हम जंगल की आग यानी दावानल को कम, इसके खतरे को कम कर सकते हैं। इसके अलावा हमें पता होना चाहिए किन क्षेत्रों में ज़्यादा आग लगने की संभावना है और कहाँ पर कम आग लगने की संभावना है। तो इस तरह से अगर हमें पहले से ही हम इस चीज़ के बारे में अवेयर होंगे तो हम इस तरह की योजनाएं बना सकते हैं, पहले से ही कुछ ना कुछ अपने आसपास में इस तरह का निर्माण कर सकते हैं ताकि हम उस जंगल में जो आग है उसके खतरे को कम कर सके या फिर उससे बच सके। इसके अलावा घनत्व और विकास की मात्रा, साथ ही आपातकालीन पहुंच, यानी कि उस समय किस प्रकार से विकास जो है विकास को सही प्रकार से किया जा सके, और उसके अलावा जो आपातकालीन पहुंच है यानी जंगल के आग के दौरान जो स्थितियाँ उत्पन्न हो जाएंगी उनसे किस प्रकार से लोगों को जो आपातकालीन सुविधा दी जाएगी, इमरजेंसी सुविधाएं दी जा सकती हैं। भू निर्माण और जलापूर्ति को संबोधित करना, यानी जो भू निर्माण है और जो लोगों के लिए जल आपूर्ति उसमें कमी नहीं आनी चाहिए और उन्हें बराबर पानी वगैरह मिलता रहना चाहिए, खाने की सुविधाएं होनी चाहिए, पानी होना चाहिए, मेडिकल फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में अनुलंघक और सेवा एक्सटेंशन के लिए दिशा निर्देश निर्धारित कर देना। आवश्यकता है या आग प्रतिरोधी निर्माण तकनीकियों को प्रोत्साहित करना कि किस प्रकार से हम जो आग प्रतिरोधी निर्माण है उसको प्रोत्साहित कर सकते, इस तरह की योजनाएं बनाना और लोगों को उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करना। जंगल के खतरे वाले क्षेत्रों में नए निर्माण के लिए गैर दहनशील सामग्री, यानी कि अगर जंगल जहाँ पर आग का ज़्यादा खतरा है वहाँ पर जैसे पत्थर हो गया, ईंट, प्लास्टर, इनको जो यूज़ कम करना। और जहाँ पर जंगल की आग का ज़्यादा खतरा होता वहाँ पर जैसे लकड़ी के मकान बना लेते हैं लोग, लकड़ी के शेक वगैरह छतों पर बना लेते, तो इस तरह से वहाँ पर रोक लगना
ताकि कम से कम अगर सीमेंट वगैरह का होगा तो वो आग से बच सकता है, लकड़ी का होगा तो वो क्या है जलकर राख हो जाएगा। तो इस तरह से नुकसान को हम कम कर सकते हैं। और जो बाकी इमारतें हैं उनको भी इस तरह से हम बना सकते हैं। खिड़कियों पर कार्यात्मक शटर के उपयोग को प्रोत्साहित करना, इस तरह की खिड़कियां बनाई देनी चाहिए जिससे कि जो आग वो अंदर ना आए। इसके अलावा छत के आवरण, सीथिंग, चमकती रोशनदान और छत और अटारी, वेटल, ईगल और गटल स्थापित करना जो कि इग्निशन प्रतिरोधी निर्माण मानकों के अनुरूप होते हैं, जो कि हमें उस समय आग के समय हमें बचा सकते हैं, हमारी सहायता कर सकते हैं। इसके अलावा जो बिजली लाइनें हैं, तेल और गैस लाइन और अन्य जो बुनियादी सेवाएं हैं उनको उस समय जारी रखना। इसके अलावा हम किस प्रकार से जोखिम को कम कर सकते हैं, इसका रखरखाव और संचालन करना। और जो भी ज्वलनशील वस्तुएं जैसे कि पर्दे, खिड़कियां, इन सभी को दूर रखना जिससे कि जो अग्नि है वो ज़्यादा न फैले, आग ज़्यादा ना फैले। तो इस तरह से हमें इस प्रकार की चीज़ों का यूज़ करना चाहिए जो उस समय आग को ज़्यादा भड़कना ना दे, आग को मतलब रोक कर रखे। तो ये तो हो गया आपका जंगली आग यानी दावानल। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या हमारा सुनामी शमन। तो सबसे पहले हम देखेंगे सुनामी है क्या। सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा सुनामी शमन, यानी कि सुनामी के समय में किस प्रकार से उसका शमन किया जाए, उसका मिटिगेशन किया जाए ताकि जो नुकसान है वो कम से कम हो। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सुनामी क्या होती है। तो सुनामी एक समुद्री हवा है। क्या है? एक समुद्री हवा है जो बड़े पैमाने पर समुद्री पानी में हलचल पैदा कर देती है। सुनामी जापानी शब्द है। क्या है ये सुनामी? जापानी शब्द है जिसकी उत्पत्ति दो शब्दों से सु प्लस नामी। किससे? सु प्लस नामी। तो इसकी जो उत्पत्ति वो दो शब्दों से मिलकर हुई है। एक तो हो गया सु और दूसरा हो गया नामी। तो अगर हम इनका अलग अलग मीनिंग निकालें तो जिसमें सु का मतलब होता है बंदरगाह। क्या है सु का मतलब? बंदरगाह। और नामी का अर्थ होता है लहरें। क्या है? लहरें। तो जिसका अर्थ से क्या हो जाएगा, जापानी भाषा में हम इसे कहेंगे बंदरगाह की लहरें। जो बंदरगाह पर लहरें उठती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सुनामी। तो सुनामी लहरों की श्रृंखला से मिलकर बनी एक प्राकृतिक घटना है। क्या है? एक प्राकृतिक घटना होती है जो तब उत्पन्न होती है जब समुद्र में जल की व्यापक मात्रा तेजी से विस्थापित होती है। यानी जो पानी है वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो तब सुनामी आती है बहुत बड़ी मात्रा में। तो एक सुनामी महान लहरों की श्रृंखला है। बहुत बड़ी बड़ी समुद्र में लहरें उठती हैं जो कि सुनामी का कारण बनती है। बहुत बड़ी बड़ी जो लहरें होती हैं जो भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट के द्वारा होती हैं। किसके द्वारा? जब समुद्र में भूकंप या ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उसके द्वारा ही सुनामी लहरें आती है। जैसा कि आमतौर पर लहरों के विपरीत होता है, यानी जो लहरें हैं वो अपनी जो विपरीत दिशा है उसमें चलती हैं, जो तटरेखा पर दुर्घटनाग्रस्त हो जाती हैं। सुनामी एक निरंतर बहने वाली पानी की दीवार होती है। क्या है सुनामी? एक निरंतर बहने वाली पानी की दीवार होती है जिसमें तट के साथ तटीय क्षेत्रों में विनाशकारी नुकसान होने की संभावना होती है। सबसे बड़े जोखिम वाले क्षेत्र समुद्र तल से 50 फीट से कम और तटरेखा से 1 मील के भीतर हैं। क्या है? जहाँ पर सबसे ज़्यादा जोखिम होने का खतरा होता है वो होता है समुद्र तल से 50 फीट और तटरेखा से 1 मील के भीतर। तो सुनामी के दौरान होने वाली अधिकांश मौतें डूबने से होती है। उसमें क्या है, लोग डूब जाते हैं, उनको पहले पता नहीं होता कि अचानक से सुनामी आ जाएगी और वो उनकी डूबकर मृत्यु हो जाती है। बाढ़, प्रदूषित जलापूर्ति और क्षतिग्रस्त गैस लाइनें सहित जोखिम हो जाता है। जैसे बाढ़ भी, इसके द्वारा बाढ़ भी आ जाती है, नदियों में भी बाढ़ आ जाती है और जो हमारा पीने का पानी है, भूमिगत जल है, वो भी प्रदूषित हो जाता है। और इसके अलावा जो भी बहुत सारी गैस पाइपलाइन है वो भी क्षतिग्रस्त हो जाती है, उनको भी इससे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। तो ये तो हो गया सुनामी। अब अगर हम बात करें इसका शमन किस प्रकार से, इसका मिटिगेशन किस प्रकार से, ताकि जो खतरा है, जोखिम है, वो कम हो जाए। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, मानचित्र और सुनामी के लिए भेद्यता का आकलन करें। यानी हमें उन स्थानों का पता लगाना चाहिए जहां पर कि सुनामी का सबसे ज़्यादा खतरा है। नेक्स्ट है
GIS का उपयोग उन क्षेत्रों के नक्शे के लिए करना जो कि सुनामी द्वारा बाढ़ की चपेट में हैं। यानी हमें उन एरियाज़ के बारे में पता होना चाहिए जहाँ पर सुनामी आने की सबसे ज़्यादा संभावना है। इसलिए हम वहाँ के लोगों को पहले ही अवेयर कर सकते हैं ताकि उनको जो जान मान की हानि है वो कम की जा सके या पूरी तरह खत्म की जा सके। निवासियों और डिज़ाइन पेशेवरों के लिए ऑनलाइन GIS खतरे की मैपिंग की पेशकश, यानी कि जो वहाँ के लोग हैं, डिज़ाइन पेशेवर हैं, उनको ऑनलाइन जो मैपिंग होती है उसके द्वारा बता दिया जाए कि यहाँ पर ज़्यादा खतरा है और यहाँ पर कम है। यानी उनको ऑनलाइन माध्यम से भी अवेयर हम कर सकते हैं। उचित उपयोग मानचित्र की सीमाओं पर मानचित्र उपयोगकर्ता को शिक्षित करना, यानी कि जो यूज़र हैं वो कैसे बाकी लोगों को किस प्रकार से मैपिंग में जागरूक करें, किस प्रकार से बताए कि यहाँ पर जो खतरा है किस क्षेत्र में ज़्यादा है और कहाँ पर कम है। तो आप सुनामी के समय किस क्षेत्र में जा सकते हैं, अपना वहाँ पर अपना जो अलग बसेरा बना सकते हैं। अनुक्षिक जोखिमों के बारे में निवासियों को शिक्षित करने के लिए अधिक सटीक रूप से मानचित्रण समस्या वाले क्षेत्र मानचित्रों को अपग्रेड करना समुदाय के लिए जोखिम का एक तुच्छ माप प्रदान करता है। तो वहाँ के जो निवासी हैं उनको वो बताना कि हम किस प्रकार से जो जोखिम है उसको कम कर सकते हैं। ये सब पॉसिबल हो पाएगा मैपिंग के द्वारा ही, मानचित्रण के द्वारा ही। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि जो सुनामी खतरा है उसके क्षेत्रों में विकास का प्रबंधन कर सकते हैं। वहाँ के विकास प्रबंधन करें किस प्रकार से, भवन निर्माण और डिजाइन मानकों को अपनाना और लागू करना जिसमें सुनामी प्रतिरोधी डिजाइन की आवश्यकताएं हो। यानी कि हम जो भी भवन निर्माण कर रहे हैं या कोई भी अन्य बिल्डिंग बना रहे हैं तो वो इस प्रकार की होनी चाहिए जो कि सुनामी रोधी हो। सुनामी क्या है, सुनामी प्रतिरोधी होनी चाहिए जिससे कि सुनामी आने पर उसमें नुकसान ना हो, वो इतनी ज़्यादा मजबूत होनी चाहिए। सुनामी के चलते क्षेत्रों में नए विकास को सीमित करना, यानी कि वहाँ पर जहाँ पर सुनामी की ज़्यादा संभावनाएं होती हैं उन क्षेत्रों में नए विकास को कम करना चाहिए। नए विकास को प्रोत्साहित करना जो साइट योजनाएं रणनीतियों का उपयोग करके सुनामी के नुकसान को कम करने के लिए बताया गया है। जो धीमी गति से पानी की धाराएं, स्टीयर वाटर फोर्स और ब्लैक वाटर फोर्स का उपयोग करते हैं। यानी कुछ इस प्रकार से वहाँ पर विकास की बातें बताना, विकास करना जिससे कि जो पानी की धारा है उनको हम धीमा कर सके। जैसे ही समुद्र से बहुत तेजी से धारा आती है तो उन्हें किस प्रकार से थोड़ा धीमा किया जाए। तो इस तरह से जगह जगह पर ब्लॉक वगैरह होने चाहिए जो कि पानी को थोड़ा धीमा करे और जो नुकसान है वो कम हो। नेक्स्ट है सुनामी आश्रयों का निर्माण करना, यानी कि जब सुनामी आ जाती है तो लोगों को क्या है, रहने की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है कि वो कहाँ पर रहे। तो इस तरह से ऐसे लोगों के लिए सुनामी आश्रयों का निर्माण करना चाहिए जो कि सुनामी से, बाढ़ से पीड़ित है, उनके लिए अलग आश्रयों का निर्माण होना चाहिए। सुनिश्चित करें कि सुनामी आश्रयों का निर्माण करके जनसंख्या को सुनामी से बचाव के लिए पर्याप्त रूप से संरक्षित किया गया है। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो इसके सुनामी के बाद में होती है। सुनामी के टाइम तो होती है लेकिन जो लोग बच जाते हैं उनके लिए सबसे बड़ी मुश्किल होती है अपना जीवन को फिर से जीना। अपने जीवन के लिए जो दैनिक दिनचर्या उनकी पूरी तरह से समाप्त हो चुकी होती है, तो किस प्रकार से अपने जीवन को फिर से पटरी पर लेके आए। तो इसलिए उनका जो है उनको इस बारे में सुनिश्चित करना। इमारत और बुनियादी ढांचे की रक्षा करना, सुनामी के खतरे वाले क्षेत्र के बाहर मौजूदा बुनियादी ढांचे और महत्वपूर्ण सुविधाओं को स्थानांतरित करना, यानी कि जो बहुत सारी बुनियादी ढांचे हैं और अलग सुविधाएं हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर देना। किस पर, सुनामी के समय में, ताकि जो लोग हैं उसका बाद में फ़ायदा उठा सकें। इसके अलावा जल स्तर के ऊपर मौजूदा इमारतों को उठाना। नेक्स्ट है विद्युत लाइनों या केस टैंकरों जैसे कि फायर प्रोन क्षेत्र के बुनियादी ढांचों को स्थानांतरित करना। विद्युत लाइन वगैरह को इनको उस टाइम पे बंद कर देना चाहिए क्योंकि जल के साथ जो विद्युत है वो बहुत ज़्यादा खतरा उत्पन्न कर सकती है, लोगों को जो जोखिम डाल सकती है। तो इस तरह से जो लाइट वगैरह है उन सबको बंद कर दिया जाए। सुनामी खतरे की सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाना, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम उन लोगों को जागरूक करें, सभी लोगों को जागरूक करें
किनको, नागरिकों को शिक्षित करना और आपातकालीन प्रक्रिया और मार्गों के बारे में सूचित करना। लोगों को यह बता दिया जाए अगर बाई चांस यहाँ पे सुनामी आ जाती है तो आपके लिए ये सर्विस सरकार दे रही है, प्रशासन दे रहा है, तो लोगों को उन सब बारे में पता होना चाहिए कि हम बाद में कहाँ से और किस प्रकार से हेल्प ले, सहायता ले, ताकि उन्हें अपने जीवन के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े। इसके लिए सुनामी का अभ्यास करना, लोगों को पता होना चाहिए कि हम बाद में किस प्रकार से इस चुनौती से निपटेंगे। इसके अलावा सुनामी बाढ़ क्षेत्रों को चिन्हित करना और निकासी मार्गों को चिन्हित करना, यानी कि उन क्षेत्रों को जहाँ पर सुनामी और बाढ़ आने की ज़्यादा आवश्यकता, उनको चिन्हित करना, मतलब पहले से उनके बारे में पता होना चाहिए और वहाँ से किस प्रकार से निकलेंगे, या फिर जो पानी भर जाता है उसको किस प्रकार से वहाँ से निकालेंगे। तो इन सभी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, पहले से ही इन चीज़ों के बारे में तैयारी होनी चाहिए। इसके अलावा उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों से दूर सुनामी क्षेत्र और स्टीयरिंग डेवलपर्स को दिखाने वाले मानचित्र का विकास करना, यानी जब इस तरह की सुनामी वगैरह आ जाए तो वहाँ पर लोगों को किस प्रकार से अलग से बसेरा, जो लोगों को बसाया जाएगा उनके लिए अलग से बसेरा कैसे बनेगा, तो इस प्रकार से पहले से ही हम अवेयर रहेंगे, पहले से तैयार रहेंगे, तो किसी भी बड़ी चुनौती से हम आसानी से लड़ सकते हैं। बवंडर शमन, या हम इसे तूफान भी बोलते हैं। तो तूफान का किस प्रकार से शमन किया जाएगा, तूफान आने पर उसका किस प्रकार से मिटिगेशन किया जाएगा, ताकि जो खतरा है उसको कम से कम किया जा सके। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि बवंडर या तूफान है क्या। तो हवा की विशाल मात्रा के तेजी से गोल गोल घूमने पर उत्पन्न तूफान क्या कहलाता है, बवंडर कहलाता है, चक्रीय बवंडर कहलाता है। इसमें हवा का घूर्णन घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में एक वृत्ताकार रूप में होता है। आपने कभी मूवीज में देखा होगा या कहीं और पर देखा होगा, ऐसे 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 करके जो गोल 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 करके बहुत तेजी से जो हवा चलती है, एकदम से तूफान जैसा आता है, आपने देखा भी होगा। तो इसे ही हम तूफान या बवंडर कहते हैं। और ये बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, और क्या होता है, जो इसका ऊपरी हिस्सा होता है वो आसमान से, क्लाउड से मिल जाता है, और जो नीचे का वो ज़मीन से मिला हुआ होता है। तो एक बवंडर हवा का एक हिंसक घूमने वाला स्तंभ है, जैसा भी बताया मैंने। क्या है, एक हवा का हिंसक घूमने वाला स्तंभ है, एक खंबे की तरह होता है, बहुत तेजी से घूमने वाला, जिसका जमीन के साथ संपर्क होता है। किसके साथ में, जमीन के साथ में इसका संपर्क होता है, नीचे से जमीन से संपर्क में रहता है, और यह अक्सर फनल क्लाउड के रूप में भी दिखाई देता है, यानी कि बादल के रूप में भी हमें दिखाई देता है। तूफान की वजह से विनाश प्रकाश से लेकर प्रलय तक तूफान की तीव्रता आकार और अवधि के आधार पर होता है, यानी कि जो इससे विनाश होता है, इसका जो प्रभाव होता है वो इस बात पर निर्भर करता है कि इसकी तीव्रता कितनी थी, इसका आकार क्या था, और यह कितनी देर के लिए आया, यानी इसकी अवधि कितनी थी। तो इन चीज़ों पर यह डिपेंड करता है, यानी इसका जो विनाश है वो किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है, उसकी तीव्रता, उसका आकार और उसकी अवधि पर। तो प्लीज़ आप ये लाइन नोट कर लेना, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आमतौर पर बवंडर प्रकाश निर्माण की संरचनाओं को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाते हैं, यानी कि जो प्रकाश निर्माण की संरचनाएं हैं, लाइट्स हो गए, खंबे हो गए, तो इनको सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, जिसमें आवासीय और विशेष रूप से निर्मित घर भी शामिल होते हैं, मतलब घरों को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। तो इस तरह से तो अगर हम इसका शमन करना चाहे तो किस प्रकार से करेंगे, मिटिगेशन किस प्रकार से करेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, सुरक्षित कमरों के निर्माण को प्रोत्साहित करें, यानी कि इस तरह के कमरे बनाए, इस तरह के भवन बनाए, घर बनाए जो कि तूफान को झेल सकते हैं, यानी एंटी तूफान जैसे घरों का हमें ज़्यादातर निर्माण करना चाहिए, तूफान रोधी। नए स्कूल और डेकार्स और नर्सिंग होम में सुरक्षित कमरों के निर्माण की आवश्यकता, यानी हम स्कूल्स वगैरह बना रहे हैं या फिर कोई हॉस्पिटल बना रहे हैं तो वो इस तरह के होने चाहिए ताकि जो तूफान आने पर इनमें सुरक्षित रहा जा सके। नेक्स्ट है घरों में सुरक्षित कमरों के निर्माण और उपयोगों को प्रोत्साहित करना। इसके अलावा निर्मित होम पार्क, मेला ग्राउंड, शॉपिंग मॉल या अन्य कमजोर सार्वजनिक संरचनाओं के आश्रय क्षेत्रों में, मतलब घरों को तो सुरक्षित रखना ही रखना, इसके अलावा जो बहुत सारे ग्राउंड होते हैं, मेला जहाँ पर मेला लगता है, शॉपिंग मॉल हो गई और पार्क वगैरह हो गए, तो इन जगहों पर भी इस तरह की सुविधाएं होनी चाहिए ताकि अगर अचानक से तूफान आ जाए तो यहाँ पर आम जनता आश्रय ले सके।
उड़ते मलबे या ओलों के कारण चोटों को रोकने के लिए बिल्डरों और घरों के मालिकों को घरों के अंदर या सीधे बवंडर सुरक्षित कमरे का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित करना। यानी कि तूफान के साथ में क्या आता है, बहुत सारे वो अपने साथ में वस्तुओं को उड़ाकर भी ले जाता है ताकि लोगों को सुरक्षित रखा जा सके। इसके अलावा नए सुरक्षित कमरों के निर्माण की इच्छा रखने वाले घर मालिकों की सहायता के लिए स्थानीय अनुदान कार्यक्रम विकसित करना। तो जो मतलब अलग अलग घर मालिक होते हैं उनकी सहायता के लिए जिनके घरों को नुकसान हो गया है, इस तरह के कुछ अनुदान कार्यक्रम विकसित करना ताकि उनको बाद में सहायता मिल सके, तूफान के द्वारा जो उनका नुकसान हुआ उसकी भरपाई हो सके। इसके अलावा अगर इन फ्यूचर कभी तूफान आ जाए तो इस तरह की भवन निर्माण सामग्री मतलब उसके चयन में सुधार करें ताकि उस समय हम बच सके उस समय। यानी कि जब हम कोई मकान बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, तो हम इस तरह की सामग्री का निर्माण करें, सीमेंट वगैरह का, जो कि पवन प्रतिरोधी हो और जनता उसका जो आसानी से उसका फायदा उठा सके। आचरण जागरूकता गतिविधि, इसके लिए हम क्या करेंगे, मीडिया आउटलेट्स के माध्यम से नागरिकों को शिक्षित करना। यानी मीडिया के माध्यम से हम उन नागरिकों को शिक्षित कर सकते हैं जहाँ पर ज़्यादा संभावना है तूफान वगैरह आने की। स्कूलों और सार्वजनिक भवनों में बवंडर का अभ्यास करना, मतलब बच्चों को स्कूल में पहले ही बता दिया जाए कि हम अगर बवंडर आ जाए तो किस प्रकार से उससे हम बच सकते हैं, तो इस तरह से पहले ही प्रैक्टिस करा दी जाए। स्कूली बच्चों को बवंडर के खतरे के बारे में सिखाना, उन्हें बताना कि क्या क्या खतरे होते हैं और क्या क्या सुरक्षा के उपाय होते हैं और क्या क्या हमें सावधानियां बरतनी चाहिए। इसके अलावा बवंडर आश्रय स्थान जानकारी वितरित करना, यानी कि लोगों को यह पता होना चाहिए कि कहाँ पर अगर तूफान आ जाता है तो हम आश्रय कहाँ पर लें, कौन कौन से ऐसे स्थान हैं जहाँ पर हम जा सकते हैं और अपने जीवन को बचा सकते हैं। इसके अलावा गंभीर मौसम जागरूकता सप्ताह का समर्थन करना। सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कटाव का शमन, यानी कि जो भूमि का कटाव होता है उसका किस प्रकार से शमन किया जाए, किस प्रकार से उसका मिटिगेशन किया जाए ताकि जो भूमि की उर्वरता है वो बनी रहे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि भूमि का कटाव क्या है। भूमि की ऊपरी सतह पानी या हवा के कारण एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। यानी कि जो भूमि का सबसे ऊपरी हिस्सा होता है, मिट्टी का जो सबसे ऊपरी हिस्सा होता है, वो हवा या बहुत तेज पानी के बहाव के कारण एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, मिट्टी का कटाव या फिर मृदा अपरदन। हम इसे मृदा अपरदन भी कहते हैं, मिट्टी का कटाव या मृदा अपरदन भी कहते हैं। अक्सर ऐसा क्या ये रेगिस्तान में ज़्यादा होता है क्योंकि वहाँ पर हमेशा हवा चलती रहती है। आपने देखा होगा मूवीज़ वगैरह में, वहाँ पर हमेशा हवा चलती रहती है और मिट्टी क्या है, एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होती रहती है। तो ये ऐसी केसेस जो है रेगिस्तान में ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा ऐसे क्षेत्रों में भी होते हैं जहाँ पर बाढ़ वगैरह ज़्यादा आती है, सुनामी ज़्यादा आती है, तो वहाँ पर जो मिट्टी है वो एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है और उसका क्या होता है, कटाव होता है। तो इस तरह से इसे ही हम भूमि का कटाव कहेंगे। इसे एक नदी के किनारे से की स्थिति या विस्थापन या समय की अवधि में विस्थापन के दर के रूप में मापा जाता है। यानी जो एक जगह से मिट्टी का दूसरी जगह चले जाना, किसके द्वारा, नदी के किनारों से, तो इसे ही इसके रूप में मापा जाता है। अल्पावधि क्षरण का परिणाम आमतौर पर आवधिक प्राकृतिक घटनाओं से होता है। इसका जो मुख्य कारण होता है वो क्या क्या होते हैं, कुछ प्राकृतिक घटनाएं होती है जैसे कि बाढ़, तूफानी बाढ़, आंधी तूफान, ठीक है। तो ये तो हो गए इसके प्राकृतिक कारण, लेकिन इसके अलावा भी कुछ मानवीय गतिविधि होती है जो उसे और भी तेज कर सकते हैं। लंबे समय तक क्षरण, दोहराव वाली बाढ़, लहराई की कार्रवाई, समुद्र के स्तर में वृद्धि, तलछट के नुकसान, निर्वाह और जलवायु परिवर्तन, ये सभी ऐसे मुद्दे हैं जो कि भूमि के कटाव को बढ़ा रहे हैं। मृत्यु और चोट आमतौर पर कटाव के साथ जुड़े नहीं है। हालांकि जब मिट्टी वगैरह का कटाव होता है इससे क्या है, लोगों की आमतौर पर मृत्यु नहीं होती और कोई भारी नुकसान नहीं होता, लेकिन क्या उसकी जो भूमि की उर्वरता है, उसकी जो शक्ति है वो खत्म हो जाती है। तो इसका कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होता, बस भूमि की उर्वरता नष्ट होने लगती है, वो भूमि जो है कृषि के लायक नहीं रहती है। तो अगर हम इसके बारे में जानना चाहें कि इसका शमन किस प्रकार से होगा, इसका मिटिगेशन किस प्रकार से हम कर सकते हैं,
तो इसमें क्या होगा कि क्षरण की कमजोरी का आकलन करें, यानी कि हमें सबसे पहले ये पता लगाना होगा कि जो भूमि का कटाव हो रहा है, मृदा अपरदन हो रहा है, उसके क्या क्या कारण हैं। तो हम सबसे पहले उन कारणों को रोकेंगे, उनको रोकने का प्रयत्न करेंगे और तब जाकर हम भूमि के कटाव को रोक सकते हैं। इसके अलावा हुआस क्षेत्रों में विकास का प्रबंधन करें, यानी कि जहाँ पर जिन क्षेत्रों में मिट्टी का ज़्यादा अपरदन हो रहा है, मिट्टी का ज़्यादा कटाव हो रहा है, उन क्षेत्रों में विकास का प्रबंधन करें। इसके अलावा संवर्धन के लिए साइट बिल्डिंग डिजाइन मानकों को बढ़ावा देना आवश्यक करना, यानी कि ऐसे क्षेत्रों में जो बिल्डिंग वगैरह उनके लिए कुछ निश्चित मानक होते हैं, उनको लागू करना। इसके अलावा इरिजियन हैजार्ड क्षेत्रों से मौजूदा इमारतों और बुनियादी ढांचों को हटा दें, यानी जहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा हैजार्ड्स वगैरह इस तरह की जो ज़्यादा परेशानियाँ आती हैं, वहाँ पर जो इमारतें हैं और ढांचे उनको वहाँ से स्थानांतरित कर देना चाहिए। और क्या है, स्थिरीकरण खतरा क्षेत्रों को स्थिर करे। तो ये तो हो गया आपका मिट्टी का कटाव। अब हम इसके कुछ MCQ सॉल्व करते हैं, कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न इसके सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, S और P तरंगे किससे जुड़ी हैं? आपने कई बार देखा भी होगा किससे जुड़ी है ये। ऑप्शन ए है बाढ़, ऑप्शन बी पवन ऊर्जा, ऑप्शन सी भूकंप या ऑप्शन डी ज्वारीय ऊर्जा। तो इसका सही आंसर होगा, कहीं भी आपको क्वेश्चन मिल जाए कि S और P किरणें किससे जुड़ी हैं, वो हैं भूकंप से, S और P किरणें। नेक्स्ट है मिनीमाता आपदा जापान में प्रदूषण के कारण हुई थी, यानी जो मिनीमाता आपने बीमारी सुनी होगी वो जापान में किस कारण से हुई थी। ऑप्शन है लेड, ऑप्शन बी पारा, ऑप्शन सी कैडमियम और ऑप्शन डी है जिंक। तो ये किस मिनीमाता जो बीमारी हुई थी वो किस वजह से हुई थी, वो पारा की वजह से हुई थी, है ना, पारा की वजह से, पारा। नेक्स्ट है जीवाश्म ईंधन के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत भारत की ऊर्जा जरूरतों में योगदान है, यानी भारत में जो ऊर्जा की मात्रा है उसमें सबसे ज़्यादा योगदान जीवाश्म ईंधन के बाद में दूसरा किसका है। ऑप्शन ए है सौर ऊर्जा, ऑप्शन बी परमाणु ऊर्जा, ऑप्शन सी जल विद्युत और ऑप्शन डी पवन ऊर्जा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी जल विद्युत। तो जल विद्युत हमारे यहाँ पे दूसरा ये ऊर्जा का स्रोत माना जाता है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूकंपों के मामले में रिएक्टर स्केल पर 1 की वृद्धि का तात्पर्य क्या है इसका। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है भूकंपीय तरंगों के आयाम में 10 गुना वृद्धि, या ऑप्शन बी भूकंपीय तरंगों की ऊर्जा में 10 गुना वृद्धि, या फिर ऑप्शन सी है भूकंपीय तरंगों के आयाम में 2 गुना वृद्धि, या ऑप्शन डी भूकंपीय तरंगों की ऊर्जा में 2 गुना वृद्धि। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। क्या है, ऑप्शन ए भूकंपीय तरंगों के आयाम में 10 गुना वृद्धि। तो रिएक्टर स्केल पर 1 की जो वृद्धि होती है उसका मतलब ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस प्रकार के प्राकृतिक खतरों में मनुष्य को नुकसान पहुंचाने की क्षमता सबसे अधिक है। कौन से प्राकृतिक खतरे जो कि मनुष्य को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, देखते हैं। एक ऑप्शन ए हो गया भूकंप, ऑप्शन बी वन आग यानी दावानल, ऑप्शन सी ज्वालामुखी विस्फोट और ऑप्शन डी सूखा और बाढ़। तो हालांकि ये सभी क्या है जो मनुष्य को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, प्राकृतिक घटनाएं सभी मनुष्य को नुकसान तो पहुंचाती है, बट जो सबसे ज़्यादा मनुष्य को प्रभावित करती है वो क्या है, सूखा और बाढ़। भूकंप हो गया वो कुछ टाइम के लिए आ गया और चला गया, हालांकि नुकसान तो बहुत ज़्यादा होता है बट क्या है उसकी एक निश्चित अवधि होती है। ऐसे ही वन है, वनों की आग है वो लग जाती है और उसे बुझा भी दिया जाता है, ठीक है। तो एक निश्चित अवधि के लिए ही लोगों को परेशान करती है। इसके अलावा ज्वालामुखी विस्फोट हो गया, जबकि जो सूखा और बाढ़ होता है ये लगातार कई वर्षों तक भी रह सकता है, जिससे कि जो आम जनता उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप मरुस्थलीकरण के अधिक जोखिम में, यानी कि कौन सा महाद्वीप है जहाँ पर सबसे ज़्यादा मरुस्थलीकरण है, रेगिस्तान सबसे ज़्यादा। तो ऑप्शन ए क्या है, अफ्रीका, ऑप्शन बी एशिया, ऑप्शन सी दक्षिण अमेरिका या ऑप्शन डी उत्तरी अमेरिका। तो इसका सही आंसर होगा अफ्रीका। अफ्रीका में रेगिस्तान सबसे ज़्यादा मिलते हैं, मरुस्थलीकरण सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, लहर एक प्राकृतिक आपदा है जिसमें शामिल है क्या है,
ऑप्शन ए है बड़ी मात्रा में सामग्री का विस्फोट, ऑप्शन बी तेज हवाएं, ऑप्शन सी मजबूत पानी की लहरें, या ऑप्शन डी तेज हवाएं और पानी की लहरें। तो इसमें क्या होगा, बड़ी मात्रा में सामग्री का विस्फोट। ऑप्शन ए सही है आपका। सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण केंद्रीय मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। कौन सा मंत्रालय जिसके अधीन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कार्य करता है? ऑप्शन है पर्यावरण मंत्रालय के, या ऑप्शन बी जल संसाधन मंत्रालय के, ऑप्शन सी गृह मामले मंत्रालय के, ऑप्शन डी रक्षा मंत्रालय के। तो ये है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ये गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चक्रवात एच हुदहुद किस राज्य के तट से टकराया था? यानी जो ये घटना हुई थी हुदहुद वाले चक्रवात की, किस राज्य में हुई थी? तो ऑप्शन ए है इसका आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी केरल और ऑप्शन डी गुजरात। तो हुदहुद जो चक्रवात आया था ये आया था आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिएक्टर स्केल पर क्रमशः 5 और 6 में 2 भूकंप ए और बी होते हैं। तो ए और बी जारी की गई ऊर्जाओं का अनुपात लगभग होगा, क्या होगा इनकी ऊर्जाओं का अनुपात? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 16, इसे हम रिएक्टर बोलेंगे, इन चीजों को हम रिएक्टर बोलेंगे। ऑप्शन सी 32 है, ऑप्शन डी 64। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी रिएक्टर 32। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्राकृतिक खतरा नहीं है? क्या है जो इनमें से प्राकृतिक घटना नहीं है? ऑप्शन ए है वाइल्ड फायर यानी जो जंगलों की आग है, ऑप्शन बी लाइटनिंग, ऑप्शन सी है भूस्खलन और ऑप्शन डी है रासायनिक संदूषण। तो ये सब क्या है? वाइल्ड फायर, लाइटनिंग, भूस्खलन, ये सब क्या है? प्राकृतिक घटना है। जबकि जो रासायनिक संदूषण है ये कैसा है? ये मानव निर्मित खतरा है, मनुष्य द्वारा ये उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मौसम संबंधी खतरा है? ऑप्शन ए है आपका हिमस्खलन, ऑप्शन बी तटीय क्षरण, ऑप्शन सी लैंडस्लाइड या ऑप्शन डी बर्फीला तूफान। तो जो मौसम संबंधी खतरा वो क्या है? बर्फीला तूफान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक खतरा हाइड्रो मौसम विज्ञान नहीं है? तो इसमें कौन सा नहीं है जो कि मौसम से संबंधित है? ऑप्शन ए है हिमस्खलन, ऑप्शन बी समुद्री कटाव, ऑप्शन सी उष्ण कटिबंधीय चक्रवात और ऑप्शन डी है सुनामी। तो सुनामी क्या है? यह खतरा हाइड्रो मौसम विज्ञान नहीं है, मतलब मौसम से संबंधित नहीं है। तो ये तो हो गया आपका ये टॉपिक खत्म आज का। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।